पता नहीं क्या सिस्टम था, पूरे शाम को 10 बजे, 9:30 से 10 के बीच में लाइट बंद हो जाती थी। और मेरे साथ दो लोग अबोहर के थे, गगन और पारस। सो वो लोग बड़ा क्लियर थे, जैसे लाइट जाती थी वो जिस घर में हम थे उस घर की छत पे सोने चले जाते थे। एंड फॉर मी इट वाज समथिंग वेरी न्यू। मैं कभी भी उससे पहले ऐसे छत पे खुले आसमान के नीचे नहीं सोया था। तो पहले 2-4 दिन तो मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा है। बाहर चले गए हम, मच्छर काट रहे हैं, मच्छर थे वहां पे बाहर शाम के मतलब रात के टाइम में। सो पहले तो 1-2 दिन ऐसे ही लगा, हुआ करते करते मैं सोते सोते सोया। धीरे 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 देन लाइफ स्लोली मूव्ड ऑन। सो जॉब में था, जॉब में बहुत बिजी था, जॉब में कोई रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की ऐसी भी बात आती भी नहीं है। क्योंकि जिंदगी में बड़ा क्लियर होता है दैट दिस इज वन गोल, दिस इज द नेक्स्ट गोल, दिस इज द नेक्स्ट गोल, दिस इज नेक्स्ट गोल। तो मेरे को मेरे स्टार्टिंग बहुत मेरा जो स्टार्टिंग सैलरी था बहुत कम था। मंथली सैलरी मेरी बहुत कम थी। मेरी स्टार्टिंग मंथली सैलरी थी 7,325 रुपए पर मंथ। मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं था, हमने जान पहचान से कहीं पे मैंने अप्लाई किया था तो वहां पे हो गया था। आईसीआईसी प्रूडेंशियल था कंपनी का नाम। सो 7,325 रुपए की सैलरी थी मेरी वहां पर। सो ऑब्वियस ही बात है, 2004 की बात कर रहा हूँ, बहुत कम थी, उस टाइम के हिसाब से भी कम थी। तो मन में था कि यार नहीं नहीं सैलरी तो बढ़ानी है भाई, कुछ ना कुछ करना है। तो एक चीज से दूसरी चीज पर फोकस हो गया। जॉब में कर रहे हैं साथ साथ में, अरे आगे कैसे बढ़ना है, अब चलो पढ़ाई हो गई है। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अ फ्यू थिंग्स। मेरी स्टार्टिंग में स्टार्टिंग सबसे पहले हुआ कि यार सैलरी तो ये है, इसमें एक लेवल तक इंक्रीज होती रहेगी। मैंने ट्रेडिंग ट्रेडिंग सीखी, ट्रेडिंग इन द सेंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सीखी, जो आजकल बहुत इन ट्रेंड है। तो क्योंकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल में जब आप होते हो, बाय डिफॉल्ट डीमैट अकाउंट बना देते हैं इन अ वे वो, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की सिस्टर कंसर्न है वो। आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रोलिंग शेयर था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर। तो दो तीन चीजें बहुत साथ में दे देते हैं वो, क्रेडिट कार्ड साथ में दे देते हैं, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक का होता है, डीमैट अकाउंट दे देते हैं। डीमैट वीमैट मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया था बिकॉज मैंने एमबीए कर लिया था तब तक। मैं एमबीए फाइनेंस था तो मेरे को आइडिया था, बट ऐसा वो नहीं था। फिर मैंने कहा यार अब देखो अपन को पैसा तो कमाना है, राइट। अब वो दिमाग में आता है कि जल्दी पैसा कैसे कमाना है, तो फिर जल्दी पैसा कमाने के लिए सीखना शुरू किया, ट्रेडिंग करी। शुरू के अंदर तो ऐसा होता था कि अरे काम पे कम फोकस, ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस। सुबह लगा रहा हूँ पैसे, फिर मैं देख रहा हूँ अरे 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 1 रुपये बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ गया, अरे खुश हो जाता था। अरे 1.5 रुपये गिर गया, 1.5 रुपये गिर गया शेयर का प्राइस, फिर मैं परेशान हो जाता था। सो ऐसे ऐसे चलते चलते कब 1.5 साल निकल गया मेरे को बठिंडा में पता ही नहीं चला। फिर एक ऑप्शन निकली, एक पोजीशन निकली जलंधर के अंदर। और जालंधर पहुंच गए हम। सोचना क्या था, मतलब उस वक्त ये नहीं होता था कि कहाँ जाना है क्या नहीं जाना, जलंधर जाना है नहीं जाना। बठिंडा से सब जगह बढ़िया लगती थी। तो वैसे भी मतलब बाद में मुझे पता चला बठिंडा वॉज लाइक अ पनिशमेंट पोस्टिंग, की भाई अरे यार कोई भी बठिंडा कोई भी नहीं जाता था। मतलब कोई तो नया बच्चा तो वैसे ही नया यंग तो तैयार होने के लिए अपन को, तो मेरे को तो ये था कि अरे मिल गई नौकरी, नौकरी मिल गई चले गए। ऐसा भी नहीं था कि बहुत जगह ट्राई किया था कहीं मिल नहीं रही थी, पहली मिली। और मेरा भी एमबीए खत्म भी नहीं हुआ था, मेरा एक सेमेस्टर बाकी एग्जाम्स होने थे अभी। मैं सिर्फ एग्जाम देने गया था वहां पर। तो 1.5 साल के बाद एक ओपनिंग निकली जलंधर के अंदर, और जलंधर के बारे में अच्छा सुना था कि बठिंडा से बेटर है। पंजाब में दो एरिया माने जाते हैं जो मेन है, एक मालवा है, एक दोआबा है। तो जलंधर और अमृतसर वाले एरिया को दोआबा एरिया बोला जाता है। तो मैं मालवा में था, दोआबा में जाना है। और दोआबा इज ग्रीन एरिया। जो जो ट्रेडिशनल, जब हम पंजाब बोलते हैं तो दोआबा की बात करते हैं, मालवा की बात इतनी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा अरे असली पंजाब तो अब जाएंगे भाई, चलो भाई असली पंजाब चलते हैं। तो अपन मुंह उठा के असली पंजाब चले गए। लकीली वहां पर उस वाली जगह पर जलंधर में मेरा एमबीए का एक बैचमेट एचडीएफसी बैंक में था। तो वहां गए, वहां पे पुनीत ठाकुर साहब मिल गए अपन मेरे को। और वहां पे हमने पीजी में साथ में, वो जिस पीजी में रह रहा था मैंने भी कहा यार मैं भी उसी पीजी में रह लूंगा यार। साथ में रहे, बढ़िया टाइम निकला वहां पे। मेरे जो बॉस भी थे वो भी बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं है, उससे पहली वाली जगह पे जो गगन मेरे सुपरवाइजर थे वो भी बहुत बढ़िया इंसान थे।
सो अमन मल्होत्रा थे वहां पे। आई लर्न अ लॉट ऑफ, मैं बहुत सीखा उनसे। बड़ी सारी, एक बिकॉज यंग भी थे, एनर्जी भी थी, काम भी करता था मैं, ऐसी बात नहीं है। एंड ही यूज टू केयर ऑल्सो अलॉट। में उनके साथ जब 5.5 days वर्किंग होता था, सैटरडे भी हमारा आधा दिन वर्किंग होता था। सैटरडे को फिर वापस आते थे। सैटरडे में अमन और अमन सर की वाइफ आते थे, मैं उन्हीं की गाड़ी में आ जाता था साथ में। सो इट वॉज अ गुड फेज। वहां पे थोड़ी सी सैलरी बढ़ गई थी मेरी, थोड़ा मैं 16-17 हजार तक पहुंच गया था मैं। अब 16-17 हजार तक पहुंचा तो मेरी चूल जाग गई। चूल क्या जाग गई, गाड़ी लेनी है भाई को, राइट। अब वो होता है ना, एस्पिरेशन होती है। मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई करी हुई है और गाड़ियां देखी हुई है। अब सोचो, भाई की सैलरी है 16-17 हजार कुछ थी, 17,400 के आसपास होएगी मेरी। अब गाड़ी लेनी है। अब ख्याल, उम्मीदें, सपने तो बड़े बड़े हैं। और गाड़ियां ढूंढनी समझनी शुरू करी, और समझ आई उस वक्त, मैं 2006 की बात कर रहा हूं मैं। आधा 6 एक महीने हुए थे मेरे को जलंधर में काम करते हुए। टीएल बन चुका था शायद, मैं टीएल या असिस्टेंट मैनेजर बन चुका था। और फिर आई होंडा सिटी समझ। ओके। होंडा सिटी की ऑन रोड मतलब उस वक्त 7,36,000 के आसपास पड़ रही थी। औकात से बहुत बाहर, बाहर नहीं, बहुत बाहर। पर हमने कहा नहीं भाई, भाई लेगा तो होंडा सिटी लेगा, घर में कोई बात नहीं, कोई किसी से पूछना नहीं, क्योंकि पूछते ही पहले तो गालियां पड़ती, बिल्कुल मना हो जाता है कि लेनी नहीं, गाड़ी ही नहीं लेनी है। होंडा सिटी तो दूर की बात है। और फिर अगर मैं बोलता हूँ इतनी महंगी गाड़ी, सारा जुगाड़ जुगुड़ लगाया कि उसकी किस्त कितनी बनेगी। अब देखो, डाउन पेमेंट के पैसे तो थे नहीं ना, क्योंकि नेक टू नेक सर्वाइवल था। डाउन पेमेंट मैंने पूछा, हाथ जोड़े मैंने आईसीआईसीआई बैंक के। आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि माई बाप थे हमारे, वहीं वहीं पे सैलरी अकाउंट था हमारा। ओके, तो कोई नहीं, फुल मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना लोन हो सकता है दे सकते हैं। बट फिर भी थोड़ी डाउन पेमेंट तो करनी है। मैंने कहा हाँ हाँ, थोड़ी करनी है, कितनी करनी है बताओ। तो आई थिंक मेरा 90% या पता नहीं, शायद 95%, मुझे नहीं पता कितना लोन है, पर बहुत बहुत हाई एंड, मतलब बिल्कुल एंड तक लोन हुआ मेरा। और बाकी का जो डाउन पेमेंट था कैसे किया, क्योंकि भाई के पास था क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का, मतलब आईसीआईसीआई बैंक का। तो मैंने कार्ड से करा डाउन पेमेंट। और 13,000 कुछ की मेरी ईएमआई। अब सोचो, 17,000 की सैलरी, 13,000 की वो, और मैं पीजी में भी 2,500 रुपये देता था। हार्डली कुछ वैसा बचता था। बट भाई गाड़ी ले ली मैंने, होंडा सिटी, सिल्वर कलर की। दैट वाज माय फर्स्ट कार। मतलब अभी 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 बेचारी को स्क्रैप किया है मैंने 2-3 महीने पहले। 20 साल चलाई, मतलब मेरी मेरी पहली कार के साथ में मेरा बड़ा अटैचमेंट, बड़ा ऐसा लगता था, अरे मेरी पहली कार। ऐसा बड़ा इमोशनल हो जाता था जब वो पहली बार ठुकी, मैंने ही ठुकिया उसको, मतलब पीछे से ऐसे रिवर्स कर रहा था, परवानू लेके आया था। पोल नहीं दिखा मेरे को, ऐसे पोल था वहां पर, रिवर्स करते करते ठोक दिया। पापा ऊपर से देख रहे थे रिवर्स कर रहा है और मैंने गार्ड पे पीछे ठोक दी। वो पापा को नहीं पता, मैंने उस वक्त तो बड़े, मैंने कहा ओ कोई कोई बात नहीं, थोड़ी सी लगी है, ठीक है। मेरे को पता है मैं कितने दिन, मतलब मेरे को नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था अरे क्या हो गया यार उस गाड़ी को। जैसे करियर चल रहा था, कुछ कुछ एडवेंचर करता रहा मैं। ऐसे में फिर मेरे को एक और ऑप्शन मिली, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल से मेरे को मेट लाइफ में ऑप्शन मिली दिल्ली के अंदर। दिल्ली आ गया। दिल्ली, दिल्ली मुझे समझ आया जिंदगी होती है। मैं 2011 में आया था दिल्ली सबसे पहली बारी। और मैं साकेत में रहता था, एम ब्लॉक में। और हमारा मेटलाइफ का ऑफिस होता था केजी मार्ग पे, मतलब सीपी वाला एरिया, जिसको नहीं पता। और उस वक्त मेट्रो का काम काफी हो रहा था, और मैं चिराग दिल्ली एक फ्लाईओवर है उस एरिया से आता था। और मेरी नई नई होंडा सिटी। और वहां पर भी मैंने साकेत में ही पीजी लिया था। एक पूरी बिल्डिंग ही है, M81 करके नंबर है उसका, वो पीजी ही है, वो बड़े सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। उधर मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स बने थे, बड़ा अच्छा टाइम था वो भी। और शाम को हम वहाँ, वॉकिंग डिस्टेंस था, क्या कहते हैं, पीवीआर साकेत वगैरह, साकेत वाला जो मार्केट वाला एरिया, जो दिल्ली जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो वहां पर भी वैसे ही था। दिल्ली मतलब इतना ट्रैफिक से परेशान होता था। सोचो, मेरी नई नई, मतलब नई गाड़ी थी तब, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मेरे को, 3-4 साल ही हुए थे मेरे को गाड़ी लिए हुए। मेरी गाड़ी नहीं है, और दिल्ली में चलाना। उससे पहले चलाता था मैं, मतलब जलंधर चलाता था, चंडीगढ़ चलाता था, परवाणु हिमाचल में थोड़ी सी चला ली। बट दिल्ली गाड़ी चलाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब मैं सबसे पहले गाड़ी दिल्ली लेकर आया, मैं जैसे ही दिल्ली एंटर किया, दिल्ली के 1-2 फ्लाईओवर के बाद
मेरे को पीछे से साइड किसी ने मार दी। मैंने गाड़ी रोकी, उस बंदे ने गाड़ी तक नहीं रोकी, चला गया। मैंने कहा यार मैं कहाँ आ गया हूँ यार ये। और जब मैं दिल्ली एंटर, मतलब जब दिल्ली सबसे पहली बार रुका था, बहुत कम लोगों को पता होगी शायद वो जगह, बट बहुत ही खतरनाक जगह है वो दिल्ली के अंदर। खिड़की एक्सटेंशन करके एक जगह है। मेरा यही फ्रेंड जिसके साथ मैं जलंधर रहा था, ये दिल्ली पहुंच चुका था तब तक, और ये खिड़की एक्सटेंशन में ये एक दो दोस्तों के साथ रहता था। और मैंने कहा यार चल मेरे को भी थोड़ी देर रहने के लिए दे दे, फिर मैं अपना जुगाड़ ढूंढ लूंगा। मैं खिड़की एक्सटेंशन एक दो दिन रहा। खिड़की एक्सटेंशन कैसी जगह है, जो पुरानी जगहों में रहा है वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा। बिल्डिंगें बनी हुई हैं एक दूसरे से चिपक के, और मतलब जो पहाड़ों खुली एरिया से आता है ना बंदा, उसके लिए वो जगह समझ पाना मुश्किल है। और मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और मतलब आदमी ना निकल पाए ना, उतनी उतनी छोटी छोटी गलियों से गाड़ी ले जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है यार मेरी होंडा सिटी, अरे कोई मार ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। सो एक या दो रात रुकाऊंगा वहां पे। मैंने फिर जल्दी जल्दी में वो M81 वाला पीजी ढूंढा, और वहां से मेरा दिल्ली का 7 8 9 10 महीने रहा हूंगा मैं वहां का। स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ मेरा। स्ट्रगल इसलिए था बिकॉज सुबह ट्रैफिक, सीपी जाते हुए, वापस आते हुए ट्रैफिक। वहां पे सीपी में मैंने पार्किंग, पेड पार्किंग ली। पालिका के अंदर पेड पार्किंग है, उस वक्त तो थी, अभी मालूम नहीं मुझे। तो वहां पे लगाता, मैं वहां जब पहुंच जाता था, मैं जल्दी ही चला जाता था, 8:30 8:45 पहुंच जाता था। पार्किंग फुल। और वहां पे पार्किंग मतलब लगाना आर्ट था। मतलब मेरी बड़ी सारी जो मैंने गाड़ी सीखी है ना एक्चुअली, वो 8 10 9 महीने में मैंने सीखी है। मतलब और वह पूरी 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 गाड़ी की जगह। और गाड़ी पहले आगे जाती है, बीच में बिल्कुल पूरी जगह है। तो उसके बाद बंदा गाड़ी से निकल जाता है, दरवाजा बंद कर देता है, न्यूट्रल करता है, और फिर बंदा आगे से गाड़ी को पीछे को धक्का मार देता है। और धीरे 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 गाड़ी अपनी जगह जाती है, पीछे जो गाड़ी खड़ी है ना उसके बम्पर से टकराती है और रुक जाती है। ओए होए, तब मेरा धीरे धीरे वहां पर गाड़ी से मोह खत्म हुआ। मैंने कहा ये तो रोज ऐसी गाड़ी लगनी है, ठुकनी है, निकलनी है। मैंने कहा गाड़ी से ज्यादा मोह नहीं रखना दिल्ली में। फिर दिल्ली में धीरे धीरे आदत पड़ी। लाइफ वेंट ऑन। फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली। फिर भी बहुत ज्यादा सोचा नहीं उस वक्त, बिकॉज बहुत क्लियर था, एम्बिशियस था। बिकॉज मेरे को सैलरी बढ़ानी है, इंक्रीमेंट चाहिए, पैसा बढ़ाना है। और मेरे को एक ऑप्शन बैंगलोर में निकला। मैं पहले मेटलाइफ में बिजनेस डेवलपमेंट में था, एक अलग डिपार्टमेंट था, ऑपरेशंस में नहीं था। बट मेरे जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में बॉस थे, जोनल मैनेजर थे, वो COO बनकर मेटलाइफ में चले गए थे। तो वो टीम बना रहे थे, तो उनको पता था यार ये पंजाब जोन में लड़का होता था, ये तैयार है आने के लिए, चलो बुला लेते हैं इसको, बैंगलोर हेड ऑफिस में बुला लेते हैं। तो हम पहुंच गए बोरिया बिस्तरा उठा के बैंगलोर, बसवन गुड़ी। कुछ पता नहीं है क्या कल्चर है वहां का, कुछ नहीं है, बस वो लगे अरे जाते चलते हैं यार, राइट। एंड वेंट देयर, एंड आई रियली फील लकी। मैंने बहुत कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया था बाय द वे बैंगलोर जाने का, बट वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, राइट। बिकॉज जितना ज्यादा आप घर से दूर जाते हो, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हो, देखते हो ना, उससे उतना ज्यादा खुलता है आदमी। उसके उसके दिमाग, वो कहते हैं ना कि वो होती है बत्ती, उसके दिमाग की बत्ती जलती है। एंड बैंगलोर बाय द वे जो भी रहा है, यहाँ पे कुछ लोग बैंगलोर से भी कनेक्टेड है मुझे पता है, दे वुड अग्री दैट बैंगलोर इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत अच्छी जगह है कंसिडरिंग द वेदर। थोड़ा सा वहां पे अब पोल्यूशन, थोड़ा सा वहां पे अब सॉरी ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, बट अदरवाइज स्टिल जो दिल्ली रहा है और वो फिर बैंगलोर रहा है, उसके लिए बैंक गिवन अ चॉइस एनी डे बैंगलोर इज बेटर एनी डे। मतलब वो दिमाग भी नहीं लगाएगा, वो कहेगा अरे अरे दिल्ली, अरे नहीं, राइट। बिकॉज बैंगलोर बहुत मायनों में बहुत अच्छी जगह। और मैं जिस पार्ट ऑफ बैंगलोर में रहता था, मैं साउथ बैंगलोर में रहता था, JP नगर करके जगह थी। और मेरा ऑफिस भी साउथ बैंगलोर में था, बसवनगुड़ी में था। तो वहां पे कम्यूट, मतलब ट्रैफिक भी नहीं था, बहुत मजेदार वो था। मौसम बहुत बढ़िया रहता था। पर वहां पर भी धीरे धीरे, बिकॉज दिमाग में ये था कि घर से इतना दूर है, साल में एक ही बार ही जा सकते हैं, वहां पे भी पैसे का बड़ा फोकस था, तो वहां पे भी लगे हैं मेहनत करने, नई नई चीजें करने। वहां पे सर्टिफिकेशंस करनी सीखी मैंने, अलग अलग तरह की। वहां पे पता चला कुछ कुछ कि ये सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, ये इनसे ग्रोथ मिलती है, ये चीजें करनी है। सो चल रही थी लाइफ। मतलब 2004 से मैं मेट लाइफ में बैंगलोर में अप्रोक्सीमेटली 2012 के आसपास पहुंच गया था। 2012 में पहुंच गया था, तो 8 एक साल समझ लो
8-9 साल कैसे निकले वो पता ही नहीं चला। इट इट वाज लाइक दिस। बहुत सारे लोग यंग इन करियर अभी हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग है, कुछ लोग थोड़ा सा हो गया उनको, 1 2 2 3 साल हो गए यहाँ पर है। बिलीव मी, वो चीजें बहुत तेज भागती है। मतलब अभी नहीं लग रहा होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं लग रहा हो, कुछ लोगों को लग भी रहा होगा, बट मेरे को 8 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला। और उसके बाद तो ऑब्वियस ही बात, उसके बाद तो जब शादी हो गई उसके बाद तो और कैसे निकले। अभी तो मैं देखता हूँ, अरे यार मेरी शादी को 16 साल हो गए, तो मेरे को लगता है अरे ये कैसे निकले। सो लाइफ रन्स यू लाइक एनीथिंग। अच्छा, मैंने स्टोरी अपनी क्यों सुनाई है, राइट? मैं स्टोरी अपनी इसलिए सुनाना चाहता था या इसलिए बताना चाहता था, बिकॉज विद एवरी वन, विद एवरी वन यू गेट इन्वॉल्व। आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो चीजों से, राइट? आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो इंसिडेंट से आपकी लाइफ में जो हो रहे हैं, दैट यू गेट, दैट यू आर नॉट इवन टोल्ड बाय द वे। मतलब मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि यार रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। अच्छा, क्या होता है रिफ्लेक्शन, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि यार ठहर कर सोचना चाहिए। मुझे कुछ नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। ओके, ना किसी टीचर ने बताया था। टीचर यानी जैसे को था ना कहीं पे कोई टीचर, ना कोई मेरा उस टाइम तक कोई ऐसा मेंटर रहा है मेरे। हाँ, अ, जो बॉसेस रहे वो रहे, बट बॉसेस का भी आई आई बिलीव बड़ा क्लियर फोकस रहता है कि ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि वो खराब लोग हैं, वो अपना काम करवाते हैं, राइट? और केयर भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड आई 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 टच वुड फील, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छे बॉसेस मिले मेरी लाइफ के अंदर। अमन सर उनमें से एक हैं, सतीश सेतिया एक हैं। नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे कॉल पे कनेक्टेड है, बट आई आई रियली वांट टू टेक देयर नेम्स। तो अमन है, सतीश हैं, गणेश जनार्दन है, गौरव शर्मा है, क्या कहते हैं, शिव कुमार है। ऐसे बहुत सारे बॉसेस थे मेरे। एंड आई आई फील ब्लेस्ड टू हैव इस तरह के बॉसेस, और अच्छे थे। बट कहीं ना कहीं मेरे को ना मेंटर्स नहीं मिले, गाइड्स नहीं मिले। वो शायद इसलिए भी नहीं मिले, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूँ, कि वो शायद इसलिए भी नहीं मिले है ना क्योंकि शायद मैं तैयार नहीं था। हो सकता है मेरे आसपास हो मेंटर्स हो, गाइड्स हो, जो शायद मेरे को गाइड और मेंटर करे, बट एक एरोगेंस होती है ना, एक एक वो होती है ना कि अरे, क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा था, मैं सीख ही नहीं कर रहा था, मैं ढूंढ ही नहीं रहा था, मैं सवाल का आंसर ही नहीं ढूंढ रहा था। तो अगर आसपास लोग थे भी इस तरह के जो मुझे गाइड कर सकते थे, बता सकते थे कि यार ये चीज करनी चाहिए, रिफ्लेक्शन जैसी चीज शायद कोई बता सकता था, बट मैं सीख ही नहीं कर रहा था, मैं ढूंढ ही नहीं रहा था। और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे स्ट्राइक करी मेरी जिंदगी के अंदर, कि जब तक आप ढूंढोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। और ये बड़ी 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 इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। मेरे को अपनी लाइफ में तो बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल चीज लगती है, और मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ। जब आप, और ये फेजेस में हो सकता है, मतलब जैसे होता है ना कई बार आप, आपको सिचुएशन लाइफ के अंदर टफ सिचुएशन आती है। वो हिंदी में कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब क्या है कि जब चैलेंज आता, प्रॉब्लम आता है ना, तब हम सब भगवान को याद करते हैं। तब कहते हैं भाई कहाँ है तू, हे मेरे दाता, हे मेरे दोस्त, राइट? एंड वी सीक, हम सीख करते हैं, सीख करते हैं। भगवान को सीख करने का मीनिंग समझते हैं क्या है? भगवान को सीख करने का मीनिंग ये है दैट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद अस। हमारे साथ हो क्या रहा है हमें नहीं समझ आ रहा, विच इज इन अ वे टू आस्क फॉर हेल्प, राइट? एंड बहुत बारी जिंदगी में एक्चुअल में हमें मालूम बहुत कम होता है, बट हमें एक मिसकंसेप्शन होती है, हमें एक गलत फहमी होती है। और जिसमें जितनी ज्यादा ईगो, उसमें उतनी बड़ी गलत फहमी है, कि उसे, जब वो चीजें हो रही होती है ना उसकी जिंदगी के अंदर, तो उसे लगता है अरे मैं कर रहा हूँ ये, मैं कर रहा हूँ। और जब नहीं हो रही होती है तब वो बोलता है अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है ये, राइट? सो दिस फेज व्हेन, जब किसी के साथ होता है कि अरे यार ये क्यों हो रहा है, तब वो क्वेश्चन करता है, तब वो सीख करता है।
बट मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूँ, आपके साथ भी होगी, मेरे साथ भी हुई है, एक बार नहीं काफी बारी हुई है। जब चीजें सही चलती है ना, तब हम भूल जाते हैं, तब हम उस सीकिंग भूल जाते हैं, तब हम वो क्वेश्चन पूछना भी भूल जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर भी भूल जाते हैं, लोगों को भी भूल जाते हैं बाय द वे, जिन्होंने शायद उस वक्त वो आंसर्स दिए। और हमको लगता है कि अरे हमको आता है यार, हम फिगर आउट, अरे आता है हमें। और गलतियां तभी होती हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? आदमी की जिंदगी की लाइफ में जो गलतियां, एरर्स करता है ना वो, चाहे वो माने या ना माने, इररिस्पेक्टिव, इंसान के मानने से कुछ नहीं है। इंसान एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव, वेन एवर यू कमिट अ मिस्टेक, यू आर बाउंड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लॉ ऑफ नेचर है ये इसमें मैं नहीं बोल रहा। तो कई लोग कहते हैं नहीं, नहीं मैंने तो की, इतने डिफेंसिव होते हैं, मतलब डिफेंसिव के वो है, चैंपियन है वो। उनको अगर कुछ बोल दो ना, आगे से आवाज जवाब ही निकलता है, इतना डिफेंसिव जवाब निकलता है ना, मतलब उनको कुछ बोल ही नहीं सकते। बाय चांस मान लो कोई घर में कुकिंग करता है, एंड इट कुड बी मेल और फीमेल बोथ, और जेन्युइनली नमक ज्यादा है, खाने में नमक ज्यादा, बोल दो उसको कि अरे अरे नमक ज्यादा है, अब मानेगा ही नहीं वो प्रूव करने लग जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है। सो प्रॉब्लम के टाइम में सीकिंग बन जाते हैं हम, जब चीजें ठीक होने लगती है तब हम कहते हैं अरे अब तो अरे अपुनिज भगवान है, वो वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। ओके। सो मुझे, हो सकता है मेरे पास, हो सकता नहीं हुआ होगा, सॉरी ये भी गलत टर्म यूज कर रहा हूं मैं, मेरे आसपास लोग थे, बट मैं सीकिंग नहीं था एक फेज ऑफ लाइफ के अंदर, तो मुझे नहीं दिख रहे थे, मुझे लोग भी नहीं दिख रहे थे, मुझे कोई बता भी नहीं रहा था कि मुझे कुछ चीजें करनी है अपनी जिंदगी के अंदर, अदरवाइज आई विल स्ट्रगल, अदरवाइज मेरे साथ कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें मैं परेशान होऊंगा, दिक्कतें आएंगी, ये होंगी वो होंगी। बट जब वही है, कई बार ना लोग मेरे को बोलते हैं, लोग मेरे को बोलते हैं अरे आप इसका कुछ करो ना, अरे आप इसका कुछ करो, इसको ठीक कर दो। मैंने कहा यार काश मेरे पास ना ये पावर होती कि किसी को ठीक कर सकता होता। मैंने कहा सबसे पहली बात ना, जो एक कार्मिक साइकिल होता है ना, कार्मिक साइकिल होता है ना, चक्र जो है ना किसी के कर्मा का, उसको बाहर से रोक पाना। दूसरा, दिख रहा है किसी को कि अरे यार ये उधर को जा रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते। बिलीव मी, अब बहुत बारी बहुत जगह में करना चाहोगे कि अरे यार कर लू मैं, बट नहीं कर पाओगे, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाओगे। द ओनली प्लेस जहां पे आप एक इम्पैक्ट डाल सकते हो, फर्क डाल सकते हो ना, उसमें भी बहुत एफर्ट लगेगा, आसान चीज नहीं है वो है अपना कार्मिक साइकिल, अपना कार्मिक साइकिल। और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपने कोई, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी कि आपने पास्ट में इसी लाइफ में, बट पास्ट में ग्रीड का बीज बोया। ग्रीड समझते हैं, लालच का बीज बोया आपने। पांच पांच तरह के वाइसेस कहे गए हैं, और वो सीक्वेंस में कहे गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उस सीक्वेंस में बोले गए हैं। कई लोग इसको उल्टा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं काम सबसे ऊपर है, काम सबसे स्टार्टिंग का है, काम मतलब लस्ट, राइट। मेजॉरिटी या बहुत सारे लोग इसके ऊपर नहीं निकल पाते। काम, और सिर्फ लस्ट इज नॉट ओनली फिजिकल लस्ट। जनरली जब हम लस्ट की बात करते हैं या काम काम की बात करते हैं तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में होता है, नहीं नहीं नहीं। व्हेन यू लस्ट फॉर पावर ऑल्सो इट इज लस्ट। अरे यार उसको बड़ी वो काम, काम वासना है पावर को लेके, राइट। सो काम है, क्रोध है, क्रोध, गुस्सा। गुस्सा आसान चीज नहीं है जिसको ओवरकम करना है। बहुत सारे लोग जिंदगी निकल जाती है
बट उनका जिंदगी में क्रोध से ऊपर नहीं उठ पाते। सो काम से ऊपर निकलना, क्रोध से ऊपर निकलना, लोभ से ऊपर निकलना। लोभ समझते हो? लालच, मेरे को ये हो जाए, मेरा ये फायदा हो जाए, मेरे को ये रिकग्निशन मिल जाए, मेरे बच्चे के ये हो जाए, मेरे माँ बाप का ये हो जाए, लोभ है। अलग अलग तरह के लोभ हैं। फिर उसके ऊपर मोह है। लोभ के ऊपर मोह है, याद रखना है। मोह अटैचमेंट, अलग अलग, माँ का बच्चे के साथ, बाप का बच्चे के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, मोह। आपका पैसे के साथ मोह, आपका पोजीशन के साथ मोह। लोग नौकरी में, कई बार लोगों को लगता है, कई बार लोगों को लगता है कि अरे यार, ये ना, ये जो गलत काम कर रहा है ना नौकरी में, ये सैलरी के लिए कर रहा है। नहीं, अरे उसको अपनी पोजीशन से मोह हो गया है। उसको पावर लगती है, उसको लगता है कि यार मैं 1000 2000 लोगों को चला रहा हूं। वो मोह है, वो मोह नहीं छोड़ पा रहा उस चीज का। सही क्या है वो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसे लगता है कि अगर वो सही करेगा तो वो छिन जाएगा, वो छूट जाएगा। और हो भी सकता है, ऐसा हो भी, बहुत सारी जगह में ऐसा हो रहा है। और उसके ऊपर अहंकार है, उसके ऊपर ईगो है। तो इसका मीनिंग है, ये क्यों कही गई है, ये अटैचमेंट्स है। ये इन अटैचमेंट्स के ऊपर निकल के, ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 वाइसेस हैं, इनके ऊपर निकल के ऑपरेट कर पाना इज वेरी 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 टफ, वेरी डिफिकल्ट। सो इन आवर लाइफ हम कुछ कुछ चीजों में ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजों में वो कर रहे हैं। मैं भी कर रहा था, मुझे नहीं किसी ने बताया, मुझे नहीं किसी ने बताया क्योंकि मैं तैयार ही नहीं था। मुझे हो सकता है बता रहे हो, बट मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो क्या होना था? होना सिंपल यही था कि लाइफ वुड हैव, और वो होगा, वो हर एक के साथ होगा, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं। वो लाइफ आपको अलग अलग जगह से, अलग अलग तरह से इंडिकेशंस देगी। जनरली हर एक लेवल के इंडिकेशंस देती है। हर एक लेवल के इंडिकेशंस का मतलब ये है, पहले आराम से ऐसे करके प्यार से ऐसे ऐसे चपत लगाएगी, बोलेगी बेटा समझ ले, ये है। इतने से तो समझता ही नहीं ना आदमी। इतने से कहता है अरे कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, ऐसे 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 गाल चलाया, आगे बढ़ गए। छोटे मोटे से तो समझ ही नहीं आता। राइट? सो देर आर साइंस, अलग अलग जगह पे साइंस होते हैं, बट वी आर नॉट विलिंग टू लुक एट दोज थिंग्स। और फिर बड़ी चीजें होने लगती है, बिकॉज वेन यू डोंट चेंज, आपका जो संस्कार है, आपके जो कार्मिक अकाउंट है, उन चीजों के अंदर डीपर 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 होते जाते हैं। और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्रूट बनता रह रहा है, बन रहा है वो। कब कब आएगा आपके पास, कब बनेगा वो, कब आपको नहीं पता, बट आएगा जरूर, गारंटेड है वो। और फिर जब आता है तब हम परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ये चीजें हुई बड़े टाइम के बाद, फिर मुझे समझ आया कि यार प्रिवेंटिव क्या चीज की जा सकती है, प्रिवेंटिव क्या चीज हो सकती है। उस वक्त समझ आया कि एक रिफ्लेक्शन की पावर कितनी पावरफुल है। वाई समथिंग लाइक रिफ्लेक्शन इज सो 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? हरेक को, हरेक को रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। मेडिटेशन कोई करे ना करे, बट रिफ्लेक्शन जरूर करनी चाहिए। कई लोग रिफ्लेक्शन करने की एक्टिविटी को मेडिटेशन बोल देते हैं। इट इज ओके, वट एवर यू मे वॉन्ट टू कॉल, आपकी मर्जी है, उसको जो मर्जी बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये करना जरूरी है। ये एक ऐसा नियम है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अदरवाइज, अदरवाइज आप अनचेक्ड चलते रहेंगे या भागते रहेंगे। इसका मतलब क्या है?
अनचेक चलने और भागने का मतलब क्या है? अनचेक चलने और भागने का मतलब है, जो मैंने अपना एग्जांपल दिया, आपको लगेगा कि आप चीजें कर रहे हैं, 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 फिर वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर रनिंग ब्लाइंड, आंखों पे पट्टी बांध के अगर आप भाग रहे हो, आप रुकोगे कब? आप, आदमी रुकता कब है तब? आदमी तभी रुकता है जब वो गिरता है। सो फॉर यू ऑल्सो, फॉर एवरीवन, प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा जरूरी। वेदों में, हमारे बड़े सारे उसके अंदर, इसको वेदांत में भी आत्मचिंतन भी कहा है। नेति नेति करके एक चीज कही गई है। नेति नेति का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं अपने साथ बैठो, और अपने साथ बैठ के सिर्फ और सिर्फ निगेट करो, कैंसल आउट करो कि आप क्या नहीं हो। आप क्या नहीं हो। नेति नेति मतलब मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। क्या आप वो छोटा सा बच्चा हो जो आप, जब आप पैदा हुए थे? क्या कोई अपने आप को कह सकता है अपनी फोटो देखे छोटा सा कि वो है? नहीं है। अभी तो वैसे भी फिजिकल डिफरेंस भी है ना। एक वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, अभी आप अपने आप को देखोगे, बोलोगे नहीं नहीं ये तो नहीं है। क्या आप फलाना फलाना के बेटे हो, मतलब जिसको कहते हैं ना। मैं ये बोल रहा हूं, जो जो भी बाहर के लोगों ने आपको डेजिग्नेशंस दिए हैं, तमगे दिए हैं, क्या आप वो हो? अपने आप से पूछना है। जब आप नेति नेति का क्या कहते हैं वो यूज कर रहे हो, धीरे धीरे आप कैंसल आउट करोगे कि हाँ आप ये भी नहीं हो, आप ये भी नहीं हो, आप ये भी नहीं हो। और धीरे धीरे अपने आप से जब वो क्लैरिटी आती है, जब दूसरों के दिए हुए लेबल्स हटते हैं, अरे संदीप बहुत समझदार है, अरे संदीप ओनरशिप वाला है, अरे संदीप खराब है। लेबल्स है ना अलग अलग, राइट और रॉन्ग की बात नहीं है। सो फर्स्ट इज अ फर्स्ट, मतलब वो एक एक एस्पेक्ट है, एक तरीका है कि कैसे हम पहले जब भी अपने साथ बैठें, पहले अपने आप को लेबल फ्री करें। बिकॉज जब हम लेबल्स के साथ है ना, देन नोइंग हु वी आर इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेबल्स हटाने बहुत जरूरी हैं। हमने बहुत पहले, कुछ 15-20 हफ्ते पहले, एक पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी में डिफरेंस की बात करी थी। याद होगा अगर आप लोगों को। पर्सनालिटी अलग होता है, इंडिविजुअलिटी अलग होता है। पर्सनालिटी वो चीजें होती हैं जो सोसाइटी आपको, आपकी फैमिली देती है, चिपका देती है आपके ऊपर। आप वो हो या नहीं हो पता नहीं, आपको इवेल्युएट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट लोग पर्सनालिटीज को जी रहे हैं, बिकॉज दे स्टार्ट बिलीविंग, वो इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और हमें लगता है कि हम ये हैं। हम ये हैं या नहीं है हमें नहीं मालूम। इंडिविजुअलिटी इज समथिंग, जब आप लेयर्स हटाते हो, जब आप लेबल्स हटाते हो, आप कहते हो ये भी नहीं हूं मैं, ये भी नहीं हूं मैं, ये भी नहीं हूं। और ये बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये एक्टिविटी। देन आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है, मार्कस ऑरिलियस करके रोमन एम्परर होता था। रोमन एम्परर एंड फिलोसोफर। वो, उसने एक किताब, किताब के फॉर्म में आ गई वो, बट वो उसकी किताब नहीं थी वो। मेडिटेशंस करके किताब है, वन ऑफ द, मतलब फिलोसफी में पढ़ाई जाने वाली किताब है, वो बहुत जबरदस्त किताब है। वो एक्चुअली किताब नहीं थी। वो पता है क्या थी? वो रोज रात को रिफ्लेक्शंस लिखता था। रिफ्लेक्शंस लिखने का मतलब क्या है? वो रोज रात को बैठकर लिखता था कि आज क्या किया मैंने, यार ये तो सही हुआ, ये सही नहीं हुआ, ये हुआ। उससे जो चीजें निकली, उससे जो चीजें निकली, वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट। जो फिलॉसफी पढ़ते हैं उनको पता होगा मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस।
सो एक एक और एक्टिविटी जिसको हम आज के भाषा में जर्नलिंग बोलते हैं। जर्नलिंग, जर्नलिंग का मतलब है आपने डायरी ली हुई है और उस डायरी में लिखते हैं। बहुत जरूरी है ये एक्टिविटी, प्लीज कीजिए। जर्नल बनाइए, डायरी बनाइए। बिकॉज जब आप जर्नलिंग करते हैं, जब आप लिखते हैं, ऑटोमेटिकली आप अपने और जो आपके साथ पूरे दिन में हुआ होता है ना, उसके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। आप उसको ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी क्रिएट करते हैं। और जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं, जब आप वो लिख रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, तब आपके ब्रेन में भी एक बहुत जबरदस्त एक्टिविटी हो रही है। देखो, सारी कहानी तो वही है ना, कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को उस तरह से बताओ, समझाओ, ताकि जब एक्चुअल में चीजें हो रही हो ना, तब वो वाला पार्ट ट्रिगर हो जाए। जब आप इस तरह से जर्नलिंग करते हो ना, जब आप इस तरह से चीजें लिखना सीखते हो, लिखना शुरू करते हो, तब आप एक क्षमता डेवलप करते हो, एक कैपेबिलिटी डेवलप करते हो टू डिटैच योर सेल्फ। डिटैचमेंट सीख जाते हो आप। क्योंकि किसी चीज को जर्नल करने के लिए, किसी चीज की डायरी लिखने के लिए, आपको उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा एज एन ऑब्जर्वर। उसके बिना कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे मेंटर्स जर्नलिंग की एक्टिविटी कराते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। मैं भी करवाता हूं, मैं उसका नाम कुछ और दे देता हूं, सब करवाएंगे। बिकॉज राइटिंग इज एन एक्टिविटी, जर्नलिंग इज एन एक्टिविटी, इज कंसिडर्ड वेरी 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 पावरफुल। और आज से नहीं है। सोचो, मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस कब लिखा था, कब रिफ्लेक्शंस लिखी थी? इट वाज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। सो बहुत सब लोगों को इसकी पावर पता है। बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स आज भी बड़ी अलग अलग फील्ड्स के अंदर, बड़ी डाइवर्स फील्ड के अंदर जर्नलिंग यूज करते हैं। जर्नलिंग यूज करवाई जाती है उनसे। बिकॉज फिर बोल रहा हूं, बड़े से बड़ा कोच भी आज के टाइम में विच विल चार्ज यू लाइक माइंड ब्लोइंग मनी, उसके टेक्निक्स के बेसिक्स भी सेम है। बिकॉज ऐसी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च बहुत कम हुई है उसके बाद। टेक्निक्स में कोई कोई अपनी अपनी चीजें ले आता है, बट जो बेसिक्स हैं, जो बेस में जो चल रही हैं, ह्यूमन माइंड की जो अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से ऑपरेट करता है, कैसे सबकॉन्शियस को हम चेंज कर सकते हैं, वो बहुत सिंपल है और वो सेम ही चली आ रही। टेक्निक्स कुछ कुछ लोग अलग 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 यूज कर लेते। सो जर्नलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको हेल्प करता है डिटैचमेंट सीखने में। अब अगर आप ये रोज करोगे, रोज 10 15 20 मिनट लगा लो, बिलीव मी, जिंदगी सॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। पर ये भी बता देता हूं, मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और जितने भी मैं लोगों को जर्नलिंग करने के लिए बोलता हूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। बड़े सारी चीजें मैं लोगों को एक रूटीन में करने के लिए बोलता हूं और उसको ट्रैक करने के लिए बोलता हूं। जर्नलिंग एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले छूटती है और सबसे एंड में इसकी आदत पड़ती है और सबसे पहले छूटती है। इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब ब्रेक लगना है ना, इसमें सबसे पहले ब्रेक लगेगा, और कंसिस्टेंट ये सबसे एंड में जाकर होती है। बाकी सारी चीजें कुछ 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 चीजें कंसिस्टेंट हो जाती, इजीली हो जाती। जर्नलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, और ये मतलब मैं खुद के पर्सनल अगर मैं बोलूं, जिनको मैंने पर्सनली पर्सनली जिनके साथ मैंने काम किया है, 350 400 लोग अगर मैं बोलूं जिनके साथ डायरेक्टली मैंने काम किया, जिनको मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल। और मैं सबसे यही पूछता हूँ कि क्या छूटा है भैया, और वो सब इधर उधर की कहानी, इधर उधर, फिर मैं कुछ कुछ पूछता हूँ जो मुझे पता है कि ये मुझे चेक कर ले। हाँ सर, वो है। क्योंकि जर्नलिंग के टाइम में ना, मैं ये भी बोलता हूँ, मुझे भी भेजना है
क्योंकि अगर कर लिया है तो भेजना कुछ मुश्किल नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि फोटो ही भेजनी है ना, आज कौन सा टेलीग्राम भेजना है या चिट्ठी भेजनी है। तो जब वो उसने भेजा नहीं, करना ही मुश्किल है ना, भेजना तो बड़ा आसान है आज के टाइम में, फोटो खींच के भेजनी है। तो फोटो आती नहीं जब मुझे, तो मुझे समझ आया। पिछले साल भी जब हमने कैंप किया, कैंप के बाद हमने फॉलो थ्रू एक्टिविटी में लोगों को बोला, और मैंने बोला 90 दिन कर लिया ना तो भाई तुम्हारी जिंदगी अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। 26 लोग थे कैंप के अंदर, 26 में से सिर्फ 2 लोगों ने एक्चुअली 40-45 डेज तक कंसिस्टेंटली किया, उसके बाद उनका भी छूट गया। एक्चुअली 200-250 लोगों में होता है, एक आदमी कर लेता है, करता रहता है। सो जर्नलिंग बहुत पावरफुल है, बट बहुत इजी नहीं है कंटिन्यू करने के लिए। बट फिर बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, कुछ एक चीजें हमको अगर हम चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर हो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। एंड मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये भी मालूम होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत सारे लोग मेहनत करना चाहते हैं बट दे डोंट नो, उनको बेचारों को बहुत अलग अलग चीजों में लगा रखा है, कुछ कुछ कर रहे, कुछ मेहनत कर रहे हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं, मैं देखता हूं मेहनत कर रहे हैं, बट नॉट इन द राइट प्लेस एट द राइट फॉर द राइट थिंग। सो जर्नलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है। एक और चीज मैं बता रहा हूं, जिसको लुई लुई हे ने क्या कहते हैं, शुरू किया था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, पावरफुल भी है, इंटरेस्टिंग भी है। और वो है मिरर, मिरर, मिरर एक्टिविटी बोल लो, मिरर, मिरर वो बोल लो। आईज का कहा जाता है, एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं मैं तुम लोगों को। किसी भी इंसान को ना, उस वक्त इंसान कैसा है उसकी आंखों में देखकर बताया जा सकता है। इसीलिए आंखों का बहुत सिग्निफिकेंस है, ये याद रखना। बहुत मतलब बहुत सिग्निफिकेंस है। और कहते हैं जहां पर, क्योंकि बॉडी हमेशा से फिलॉसफीज के अंदर, अलग अलग फिलॉसफीज के अंदर एक ही लड़ाई चल रही है, एक ही कुछ कोर क्वेश्चंस हैं। और उनमें एक कोर क्वेश्चन ये है कि हम मैटर हैं या कॉन्शियसनेस है। इस वाले पे कभी बहुत डिटेल में कभी और बात करेंगे, बट मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। मैटर और कॉन्शियसनेस का मतलब है कि भाई क्या हम सिर्फ थॉट हैं, कॉन्शियसनेस मतलब सिर्फ एक थॉट, या फिर हम मैटर है, मतलब मैटर मतलब सॉलिड मैटर जिसको हम कहते हैं, 5 तत्व हो गए वो है। और कहा जाता है जहां हमारी सो कॉल्ड ये मैटर और कॉन्शियसनेस मीट करती है, जो ब्रिज है, वो हमारी आईज है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर वो आईज है, वो सबसे क्लोज जहां पर है। इसीलिए, इसीलिए आंखों को झुठला पाना, बॉडी लैंग्वेज को आप कैमोफ्लाज कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज को कैमोफ्लाज करने का मतलब है, बॉडी लैंग्वेज से आप अंदर कुछ और फील कर रहे हो, बाहर कुछ और दिखा सकते हो विथ प्रैक्टिस। बट आईज को चेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो आपकी सीरत है ना, वो आपके आंखों में झलकेगी ही झलकेगी। जो डेढ़ शाना आदमी है ना, कभी भी देखना, देखो जो हम बोलते हैं ना वाइब किसी की पकड़ आती है, वो कैसे पकड़ आती है, हम उसकी आंखों में अगर देखते हैं ना चाहते हुए भी, जब देखते हैं ना वो पता चलता है। और जो सीधा आदमी होता है ना, उसकी आंखों में देखकर पता चलता है। जब हम बोलते हैं ना किसी की, अरे यार इसकी इसकी ना लुक, इसकी लुक से मतलब ये नहीं है फेस। फेस में आंखें अगर हटा दो आप अगर कोई भी फोटो के अंदर, जैसे अब मैं आंखों के ऊपर मैं अपने ऐसे ही ये लगा रहा हूं, कैन यू जज व्हाट काइंड ऑफ फेस इट इज? आपको नहीं समझ आएगा कैसा फेस है आंखों के बिना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, विद ब्लाइंड पीपल, विद ब्लाइंड पीपल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज देयर इमोशंस। पोकर 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 में देखा है, ब्लाइंड जो क्या कहते हैं, पोकर खेलते हैं, जो ताश की गेम है एक पोकर है, वो जनरली जो प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स होते हैं सनग्लासेस लगा लेते हैं ताकि लोग उनकी आंखें ना देख सके।
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, एनएलपी है, वो पूरे का बेस ही आई मूवमेंट पे है। बिकॉज आई मूवमेंट अनटिल अनलेस कोई प्रोफेशनल है अपनी आई मूवमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसको अगर कोई मैं सवाल पूछूंगा, अगर मेमोरी से पूछूंगा एक साइड देखेगा, इमोशन से पूछूंगा एक साइड, अगर इमोशन से सोचकर वो आंसर दे रहा है, एक साइड देखकर आंसर करेगा वो। आईज आईज प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो ये मिरर वाली एक्टिविटी है, करनी क्या है, इसमें करना क्या है, लुई हे के द्वारा बताई गई ये एक्टिविटी है। इसमें शीशे के सामने खड़े होना है, शीशे के सामने खड़े होना है और अपने आप को आंखों में आंखें डालकर देखना। ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों को, देखो आप तैयार होते हुए अपने आप को देखना नॉर्मल है, बहुत सारे लोग देख लेते हैं। बट शीशे में आंखों में आंखें डालकर अपने आप को देखते रहना इज नॉट एन इजी थिंग। जिन्होंने नहीं किया ना, कभी करके देखना। आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको लगेगा देख आप ही रहे हो, शीशा है भाई, राइट? शीशे में आपको दिख रहा है, आप ही आपको देख रहे हो, बट आंखों में जब आप देख रहे हो ना, इट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग, थोड़ा अलग सी फीलिंग है, वियर्ड फीलिंग है बाय द वे। और वहां पर इस टेक्निक के अंदर जनरली इट इज, ये एक ऑटो सजेशन या एक जिसको हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक भी बोल सकते हैं, बट आप यहां पर पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हो। यहां पे आप वो बोल सकते हो जो आप मतलब बोलना चाहते हो, और यहां पे आप वो भी बोल सकते हो। बिकॉज कोई नहीं है यहाँ पे, आप मतलब अपनी अपने आप से बात कर रहे हो, और अपने आप को देख पाना, लकीली मिरर का इन्वेंशन हुआ तो ये आप ये चीज कर पा रहे हो, ये एक्टिविटी कर पा रहे हो। अदरवाइज खुद को देख पाना, शीशे मतलब अभी तो कैमरे के थ्रू भी देख सकते हैं, बट शीशा बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज सामने आप देख रहे हो, आपकी आईज बिल्कुल आपके अंदर वापस झांक रही है। इंटरेस्टिंग चीज है, करके देखना। यहाँ पे आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो सकते हो। यू कैन टेल योर सेल्फ, यू कैन टेल योर सेल्फ जो शायद आप शायद नहीं बताते हो। कई बार होता है ना, हम दुनिया को कुछ कुछ बताने चलते हैं और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। दिस इज अ प्लेस जहां के अंदर यू बिकम वेरी 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 ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। और यहां पर यू ऑल्सो एक्सेप्ट, आप ऑल्सो एक्सेप्ट करते हो जैसे भी हो। आप वहां पे बदलने की कोशिश नहीं करते हो, जो जो देख, बिकॉज आप अपने को देख रहे हो यार। आप ये नहीं कह रहे हो अरे ऐसा नहीं ऐसा, वहां पे किसके साथ स्मार्टनेस करोगे, या वहां पे किसके साथ डेढ़ शान पट्टी करोगे। एक्सेप्टिंग हु यू आर, रियलाइजिंग हु यू आर एट दैट पॉइंट इन टाइम। बिकॉज चेंज के लिए ना, वो मानना जरूरी है कि आप हो कौन, एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आप अभी कौन। सो बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है दैट इन आवर लाइफ्स हम ये रिफ्लेक्शन का टाइम निकालें अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर। बिकॉज देर से नहीं सवेर से आपको ये समय तो निकलेगा, मिलेगा। बाय द वे अभी आप सो कॉल्ड बिजी हैं, अभी आपने फालतू में भी बिजी कर रखा है कई लोगों ने तो, राइट? कभी ना कभी वो टाइम आएगा, कभी ना कभी वो सवाल आएगा। तो ये सवाल से भागना नहीं है, अपने आप को पॉज देना जरूरी है, अपने आप को ये मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। बिकॉज नेति नेति करना जरूरी है, अपने आप से समझना जरूरी है कि आप कौन नहीं हो। बिकॉज आप कौन नहीं हो, आप निगेट जब करते रह रहे हो, कैंसल आउट कर रहे हो कि ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, तब तो पता चलेगा आप हो कौन। और यही असल असल सवाल हमारी जिंदगी का, सबकी जिंदगी का यही है। जो लोगों को लगता है ना सक्सेसफुल होना, सक्सेस के पीछे जो भाग रहे हैं, नहीं है, नहीं है।
बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल होने के बाद, और जो हिंदुस्तानी या भारत का जो इतना गाना गाते हैं ना, उनको ये समझना है, भारत के जो रिलीजन्स निकले हैं, भारत की जो फिलॉसफीज निकली हैं, वो सारी राजा महाराजाओं से, अल्ट्रा रिच लोगों के थ्रू निकली है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, पहले के वेदांत भी, वो सारे लोग थे जिन्होंने मतलब हद देखी लग्जरी की, जिस हद में शायद हम में से कोई नहीं पहुंचेगा, इस जन्म में नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अंबानी अदानी भी उस हद पे नहीं है, वो लोग उससे बड़े बड़े ज्यादा रिच थे। वहां से उसके बाद, उस लग्जरी के बाद उनको कुछ सवाल था, उन सवालों के बेसिस पे हमारे रिलीजन्स, हमारे वेद, हमारे टेक्स्ट उसके बेस पर हैं। वेस्टर्न जितने भी रिलीजन है, और बाय द वे ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं हमारे बेहतर है उनके खराब है, वेस्टर्न जितने भी रिलीजन है वो गरीबी से निकले हुए, और आज के टाइम दोनों के कॉम्बिनेशन का जरूरत है। एक मेथड सक्सेसफुल नहीं है बाय द वे, क्योंकि आज हम उस प्रोसेस से मोक्ष मुक्ति पा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो राजाओं का है ना, इसीलिए तो हम रिलेट नहीं कर पाते, जो इंडियन इंडियन फिलोसफीज है उसको रिलेट नहीं कर पाते, बोलते हैं वो हमारी हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने बनाई, उन लोगों ने उस वहां पे पहुंच के। यार अभी हम बेसिक के लिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम गरीब कंट्री हैं, तो एक्चुअली हमारे लिए कॉम्बिनेशन है, हम अभी गरीब कंट्री हैं, हमारे लिए वो फिलॉसफी या वो अध्यात्म जो वेस्ट में डेवलप हुआ, चाहे वो क्रिश्चियनिटी था, चाहे वो इस्लाम था, चाहे जूस का वो था, क्योंकि उन्होंने गरीबी वाला वो किया, अब वो रिच है वहां पे, उनके लिए वो वाला फिलॉसफी काम नहीं करेगा, और इसीलिए वो ईस्ट की तरफ आंसर्स देख रहे हैं, और ईस्ट वाले वेस्ट की तरफ आंसर्स देख रहे हैं। सो एक कॉम्बिनेशन चाहिए, एक कॉम्बिनेशन चाहिए दोनों चीजों का। तो हमें समझ आनी चाहिए, राजा महाराजा ने अतः मतलब वो देखा यार, हद देखी, लिमिटलेस पावर, लिमिटलेस इनकम, उसके बाद एक जो राजा बनने के लिए मुकर्रर था, वो सब फैमिली वैल्यू छोड़ के जंगल चल पड़ा, इतना इतना स्ट्रांग वो रीजन तो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर वो सवाल है। मैं ये नहीं बोल रहा जंगल चले जाओ उस आंसर के लिए, बट जरूरी है वी वर्क ऑन दैट एज वेल, अदरवाइज, अदरवाइज हम परेशान रहेंगे। हम परेशान हैं, रहेंगे नहीं, हैं हम अलग अलग फॉर्म में। हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने को सक्सेस बोल दिया, हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके वो रखने में अपने आप को वो बोल दिया, पर वो नहीं है। आप खुद देखो डिस्ट्रैक्शन कितनी देर रहती है, कुछ भी नहीं रहती, ज्यादा टाइम तो जिंदगी है ना, और जिंदगी अगर सुलझी भी नहीं होगी, डू यू थिंक डिस्ट्रैक्शंस आर गोइंग टू हेल्प? नो, डिस्ट्रैक्शन तो थोड़ी देर के लिए, कभी खुशी है घर के अंदर, कभी गम है घर के अंदर, वो तो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर है ना, बट ज्यादा देर तो सो कॉल्ड जिंदगी चल रही है ना, उस जिंदगी के अंदर क्लैरिटी नहीं है, उस जिंदगी के अंदर रिफ्लेक्शन अगर नहीं है, यू विल सफर मोर। हर वक्त सफर कर रहे हैं लोग, दिख रहा है लोग सफर कर, ढूंढ रहे हैं आंसर, बट वो गलत जगहों में ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग नींबू पानी में ढूंढते हैं, समझते हो ना, नींबू पानी, उनका रोज सिस्टम बना है, नींबू पानी पीने ही पीना है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं पी रहे, वो अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। वो कहते हैं अरे मजा आता है यार, चार दोस्त बैठते हैं, बातें करते हैं, दिल की बात हल्की करते हैं, नींबू पानी पीते हैं, अरे अरे नहीं है भाई। आप डिस्ट्रैक्शन के मीडियम को सोल्यूशन नहीं बोल सकते। आप हॉलिडे करने जाते हो, लोगों लगता है अरे हाँ, अरे यार ब्रेक, अरे ब्रेक चाहिए यार, ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। अब हाहाकार मच जाएगा शहरों के अंदर, गर्मियां बढ़ गई ना, छुट्टियां आएंगी, बच्चे भी चिल्लाएंगे, माँ बाप को भी लगेगा, होगी छुट्टियां, इधर उधर जाओ छुट्टियां, अरे अपने से कहां भागोगे?
अपने से कहाँ भागोगे, कहाँ डिस्ट्रैक्ट करोगे, टीवी देखोगे, मूवी देखोगे, वाटर पार्क जाओगे, हिल स्टेशन जाओगे, बीचेस पे जाओगे, कहाँ जाओगे? एंड इफ यू आर सॉर्टेड, अगर आपने मैकेनिज्म ऐसा बनाया है, अभी लोगों को अपने से हॉलीडे चाहिए, वो रियलाइज नहीं करते, अपने से भाग रहे हैं, अपने से डिस्ट्रैक्शन चाहिए। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं जो आपको अपने से डिस्ट्रैक्ट करती, कितनी देर कर लेगी? वो आपको अपना स्लेव बना रही हैं, अपना स्लेव बना रही हैं, बिकॉज वो नहीं होंगी आप और ज्यादा परेशान होते हैं, आप और ज्यादा वो लगते हैं। खाना एक और डिस्ट्रैक्शन बन गया है। लोग खाए जा रहे, खाए जा रहे, मोटे होते जा रहे हैं यार। मैं हैरान होता हूं। अभी मैं एक शादी में फिर से अपने अपने गांव, मतलब अपने नेटिव वाली साइड गया। अब पहाड़ों में इतने मोटे लोग दिखते नहीं थे यार। वहां पे भी एक से एक, अब एक से एक तंदुरुस्त हेल्दी लोग हो गए, हेल्दी लोग, हेल्दी लोग हो गए यहाँ पूरे। मतलब पहाड़ी हेल्दी दिखता नहीं था पहले मेरे को, मतलब वो होता था, दिखते सारे ऐसे ऐसे होते थे। इट इज बिकॉज अवेलेबिलिटी, एक अवेलेबिलिटी, सेकंड फूड हैज बिकम अ डिस्ट्रैक्शन। और कुछ नहीं, फूड खा लो, और कुछ नहीं है, खा लो। अब तो एक और कॉन्सेप्ट है, हेल्दी फूड। करे हेल्दी फूड है यार, ये हेल्दी फूड खा लो, हेल्दी फूड। अरे एक्स्ट्रा जो भी खाओगे वो खराब है यार। दवाई, दवाई का मतलब ये थोड़ी ना है कि शरीर खराब नहीं है, खाए जाओ, वो भी खराब करता है यार। सो रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। डिवाइस मैकेनिज्म, आज आज कुछ एक मैकेनिज्म्स आप लोगों को बताए मैंने, कुछ चीजें बताई कि यार ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, ये चीज आपकी मर्जी है, जो करना है। मेरे मेरे लिए, मेरे दिन के अंदर मेरे रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स जो हैं, बहुत जरूरी हैं वो मेरे लिए। मतलब वो खाना कई लोगों के लिए जितना खाना जरूरी है ना, आई नो खाना बड़ा ऐसा टची और पैशनेट वो है कई लोगों के लिए, मेरे लिए उतना जरूरी वो रिफ्लेक्शंस के पॉइंट्स हैं। एंड आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं कैसे मैं रिफ्लेक्शन रियल टाइम करूं। रियल टाइम मतलब मैं ये सेशन भी जब करता हूं तो मेरे को होता है कि यार साथ साथ में भी रिफ्लेक्शन करता हूं कि अच्छा मेरा मेरा बॉडी टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, मेरा बीपी कितना राइज हो रहा है, बोलते वक्त राइज हो रहा है, नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा मेंटल स्टेट कैसे जा रहा है। सो रियल टाइम पे भी रिफ्लेक्शंस किया जा सकता है। अवेयरनेस, एक सर्टन लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए, राइट? सो वी कम टू द एंड ऑफ द टाइम टुडे। होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, बिकॉज अभी टाइम नहीं बचा हमारे पास। होमवर्क क्या है? आई वुड वांट, आप चार चीजों के बारे में सोचो। क्या क्या चार चीजें सोच सकते हैं? सबसे पहले है, अपने आप से पूछना है, रिफ्लेक्ट करना है इस पे, रिफ्लेक्शन करना है इस पे। एक कहानी जो आप अपने आप को बता रहे हो, एक कहानी जो आप अपने आप को बता रहे हो, जो अब सच नहीं है, आपके बारे में हो सकती है, किसी सिचुएशन के बारे में हो सकती है, किसी इंसान के बारे में हो सकती है। ओके, इसको लिखना है, लिख लो। हमारी टीम में से कोई इसको ग्रुप में डाल देगा, अदरवाइज मैं इसको ग्रुप पे डाल दूंगा। वन स्टोरी आप अपने आप को बता रहे हो दैट इज नॉट ट्रू एनी मोर। सोचना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, इसके बारे में, अपने बारे में एक कहानी जो अपने आप को गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, जो आपके बारे में, जो अब ट्रू नहीं है, हो सकता है किसी टाइम में ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दें? इट कुड बी एनीथिंग, मतलब आप अपने हिसाब से सोचो। दूसरी चीज है, वन गिफ्ट, वन गिफ्ट, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा भी है। एक ऐसी क्या चीज है आपके अंदर जो अगर आप अनलॉक करेंगे, जो अगर आप शेयर करेंगे लोगों से,
तो लोगों के लिए एक गिफ्ट की तरह हो जाएगी। वन गिफ्ट दैट यू आर हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। आप एक चीज जो आप दुनिया से इन अ वे छुपा रहे हैं, या आज शायद हो सकता है आपको भी ना पता हो, एक गिफ्ट जो आप दुनिया से छुपा रहे हो। ओके, सोचो इसके बारे में, सोचने देखो, ये सोचने वाली एक्टिविटी है। इमीडिएटली आंसर शायद हो सकता है आपको ना आए। तीसरा चीज, वन पैटर्न, एक पैटर्न, एक पैटर्न जो आप ब्रेक करना चाहते हैं अपना। एक पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न हो सकता है, गुस्से का पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एक पैटर्न जो आप अपना ब्रेक करना चाहते हैं। एंड एक लास्ट इसमें चौथा है, एक विजन, एक विजन जो आपका अपने बारे में है। ओके, आपका अपने बारे में विजन का मतलब क्या होता है? सोच, कि आप अपने बारे में क्या सोच रखते हैं। ओके, कई लोगों का हो सकता है कोई सोच ना हो, इट इज ओके, इट इज, घबराने की जरूरत नहीं है। बट क्या है, क्या सोच है अपने बारे में, अपने बारे में क्या सोच रखते हैं आगे के लिए, कि क्या है, मतलब कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वो है। सो व्हाट इज दैट विजन फॉर योर सेल्फ। कई बार होता है कोई विजन ही नहीं होता, बिकॉज आसपास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या जो पर्सनालिटी होती हैं, वो सारी चीजें ही आपको ड्राइव कर रही होती हैं, या वो ही सारी चीजें आपको चला रही होती है। इट इज ओके। बट अपने आप से सोचो यार, एंड कोई भी टाइम गलत टाइम नहीं होता ये क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होते, याद रखना। हमें वैसे बोला, बताया गया है, बचपन में बोला जाता है कई बारी कि अरे ये कैसे सवाल पूछ रहा है, ये कैसे पूछ रहा है। हम हमारे दिमाग में ना कई बारी वो इमीडिएटली वो आ जाता है, अरे यार सवाल नहीं है। सवाल बहुत नॉर्मल चीज है, और वो बहुत सही चीज है। आस्किंग क्वेश्चन और सीकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सो रिफ्लेक्शंस, ये जो चार चीजें मैंने आपको सोचने के लिए बोली, सोचिए। ओके, जो जो लोग ऑब्वियसली मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बात करना चाहते हैं इस पे, वो मेरे से कहीं अगर कंफ्यूज हुए, बिकॉज कंफ्यूज होना भी नॉर्मल है। कंफ्यूज होना कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, कंफ्यूज होना कोई खराब शब्द नहीं है। कई बार ये होता है ना, अरे कंफ्यूज होना मतलब अरे मैं बुद्धू हूं, मैं तो कंफ्यूज ही रहती। ओके, उन गधों से कहीं बेटर है जो ज्यादा श्योर होके कांड करते हैं। पता है, जो गलत गलतियां ज्यादा करते हैं ना, वो श्योर लोग ज्यादा करते हैं। Right, so confused, being confused is absolutely fine. Accepting that you are confused is absolutely okay. कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बहुत श्योर होते हैं ना, उन दिक्कत उनके साथ होती है। राइट, सो विल एंड हियर। अगर किसी को एक आधा क्वेश्चन हम ले सकते हैं मैक्सिमम। अगर किसी को क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड्स। इन केस नॉट, देन इट इज गुड। कोई क्वेश्चन है किसी को, कुछ भी पूछना चाहते हैं? ओके, एक है, हाँ जी बोलिए, नोल भैया। सर, जैसे आपने एक चीज बताया है कि आपने रिफ्लेक्शन में ये भी नहीं हूँ और ये भी नहीं हूँ, इस टाइप से जो आपने बताया ये, तो मैंने एक चीज प्रैक्टिस करते रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करते करते एक चीज समझ में आई थी कि कभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कहीं भी सिचुएशन में हूँ, और कभी मैं रूट बात कर लिया या कुछ अलग से बात कर लिया। जब मैं रिफ्लेक्शन करने बैठता था तब मेरे को ध्यान में आता था कि मैं दिन में इस समय इससे इस चीज से बात किया था, इस इमोशन से बात किया था, जो कि शायद उस समय राइट वे नहीं रहता। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आया। अब एक चीज प्रैक्टिस और भी करता हूँ कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। तो क्या ये रिलेट करता है? ये शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, ये इसको कैसे समझा जा सकता है इसको? ओके, एक्टिविटी सही है, बट इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। बिकॉज देखो, बोलना आसान है कि मैं शरीर भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, ये कहीं पे हमने लाइन सुन ली और उसको कॉपी कर लिया। बट इसके लिए अपने आप को ये एक्सेप्ट करके बोल पाना। बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मन के हिसाब से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि मैं जो, हम जब बोलते हैं अपने आप को, तो मैं करते रहते हैं ना। तो मैं क्या है? मेरा ये शरीर है, मेरा ये मन है।
राइट। सो जब हम ये वाली स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, तो हम जितना स्पेसिफिक होंगे ना, उतना ज्यादा बेटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो कंपनी की तुम्हारी डेजिग्नेशन है, तो तुमको अपने आप को उस वक्त ही बोलना है कि अपने आप से पूछना है, बोलना भी नहीं है, पूछना है क्या मैं ये हूं। मतलब मान लो मैं सीनियर डेवलपर हूं, क्या मैं सीनियर डेवलपर ही हूं, अपने आप से पूछना है। राइट। और फिर उसको बोलना है, नहीं यार मैं सिर्फ सीनियर डेवलपर नहीं हूं, क्या मैं सिर्फ बेटा हूं, क्या मैं सिर्फ भाई हूं। राइट, पॉइंट समझ रहे हो। सो धीरे 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 समझ आएगा कि आप सिर्फ वो नहीं हो। ओके। और वो जो लेबल्स, पॉइंट ये है उन लेबल्स को हटाना, और लेबल्स और अपने बीच में, लेबल्स और अपने बीच में वो डिफरेंस क्रिएट कर पाना। सो जब हम वो जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस या फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर होना कि हाँ यार ये वाली चीज ऐसा है, ये वो है, वो क्लैरिटी होना जरूरी है। अदरवाइज खुद को कंफ्यूज करना भी आसान है इस चीज में। समझ गए? नहीं समझ आया? फोन करना, कंफ्यूज हो डिटेल में समझाऊंगा। गए। अच्छा। हाँ जी अनिकेत। बोलिए जी। सर नमस्कार तरुण। हाँ तरुण। मेरे को ये तो अच्छे से समझ में आया कि रिफ्लेक्शन के लिए जर्नल लिखनी शुरू करूंगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपने एक लेबल वाली बात करी कि हमको सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारी फ्रेंड्स लेबल दे देते हैं, वो लेबल कैसे हटाने हैं, उसके लिए क्या एक्टिविटी करनी है? हम्म, ये एक्सेप्टेंस है। पहले तो सिंपल सी बात है, अपने आप से पूछना है कि किसी का दिया हुआ जो लेबल है, राइट, वो सिर्फ एक दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख रहा है, राइट। वो आपको कैसे डिफाइन कर सकता है, अपने आप से ये पूछना है। आपने कहीं पे मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिकॉज क्योंकि तुम लोग कैंप से जुड़े हो इसलिए कैंप का एग्जांपल दे रहा हूँ। कैंप में मान जी लो तुम कैंप में इन सर्विस थे, और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यार तुम वहां पर तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी, और वो वाले कैंप के अंदर तुम जब क्रू का पार्ट थे, तो तुम बीच बीच में जब मौका मिलता था सोने चले जाते थे। ओके। जी अब किसी ने वहां पर जो पहली बारी, मान लो वहां पर पहली बारी पूनम, पहली बारी क्रू का पार्ट हुई। ओके। और जी पूनम ने वहां पे अपने दिमाग में एक लेबल दे दिया तुम्हारे को, और तुम्हारे को भी दिमाग पर भी दे दिया। फीडबैक हुआ एंड में, जैसे हमारा जो फीडबैक सेशन होता है उसमें बोला, अरे तरुण मेरे हिसाब से आप बहुत लेजी हो। ओके। जी अब ये एक लेबल है, राइट। मैंने एक छोटा सा बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया है। अब अपने आप से पूछना है क्या आप लेजी हो। पहली चीज ये है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ओके। दूसरी चीज है, ओके इट वुड इट मेक सेंस कि किसी ने एक क्रॉस सेक्शन में आपको एनालाइज किया, 3 दिन किया, 4 दिन एनालाइज किया, और उसने जो एनालाइज किया उसने ये नहीं है कि कुछ ऐसे गलत भावना से, गलत थॉट से। पूनम ने कहा मैंने देखा यार ये सोता रहता था हर वक्त यार, राइट, और मैंने लेजी बोल दिया। मेरे हिसाब से लेजी लेजी है क्योंकि बाकी सारे और ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो मैंने लेजी टर्म दे दिया। अब अपने आप से पूछना है, और ये इसका विपरीत भी हो सकता है। तुम उस वाले कैंप में बहुत मेहनत कर रहे थे, कह रहे अरे यार, कह रहे यार जो मेहनती बंदा है यार वो तो तरुण गुलियानी है। ओके। हम्म दोनों वेज में, सिर्फ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में भी है। अब वहां पे हो गया, अरे ओ यार तरुण गुलियानी बड़ा बड़ा अच्छा बंदा है। सो हम्म रियलाइजिंग हु वी रियली आर, जो लोग बोलते हैं ना, वो लोगों का एक इंप्रेशन है थोड़े समय के लिए, और वो चेंजेबल है। क्योंकि हमें भी पता है हमने जो हरकतें करी उस पे कंसिस्टेंट रह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत देर तक। हम चेंज होते रहते हैं, हम चेंज होते हैं। तो अपने आप से पूछना है, जो भी लेबल्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि लेबल को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। पहले अपने आप से पूछो यार, हाँ ये किसी ने लेबल दिया, वो लेबल है या नहीं है। ओके। हाँ वो लेबल के अंदर कुछ वैल्यू है, वो लेबल के अंदर वो है कि हाँ अगर कोई बोल रहा है कि अरे यार तरुण तुम चिड़चिड़े हो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम आंसर ऐसे देते हो, तो सुनना है उस पे कि हाँ यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसी बात ये क्यों बोल रहा है। फिर उसको कोलैबोरेट करना है। अगर रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी होगी तो आपको दूसरे के बताने से पहले अपने बारे में ज्यादा पता होगा। ओके। उनके साथ कनेक्शन ड्रॉप हो गया, बाकी लोगों के लिए भी है ये।
तो आपको पता होगा कि हाँ यार ये चीज ये बोल रहे हैं, ये मेरा लेबल नहीं है, दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट फॉर मी, और वो मुझे चेंज करना है, या मुझे उस पे काम करना है, या मुझे उस पे वो करना है, किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी को गलत या सही प्रूव नहीं करना है कि अरे उसने ऐसा बोला, उसका ऐसा हुआ है, वो बात नहीं है। बात बहुत सिंपल है कि हाँ मुझे ये करना है, और मैं, ये है मेरे को यहाँ से एक ये इनपुट मिल रहा है, मुझे यहाँ पे एक पर्सनालिटी टाइप मिल रहा है, राइट। सो एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? और कुछ पूछना है, किसने शेयर करना है? ओके गुड, डन। सो विल क्लोज हेयर। वो लोग जब आएंगे आएंगे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं तो ड्राइव कर रहे हैं वो, आई थिंक उन लोगों का एक काफी टाइम से प्लान बन रहा था, तो वहां गए होंगे। सो गुड, ये भी एक रिफ्लेक्शन करना, वो चार चीजों पे सोचना। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा वो चार चीजें, कम्युनिटी पे डाल दूंगा क्या चार चीजें हैं वो। टिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।